Hey guys, how are you all? My name is Muktadhi and in today's video lecture, we are going to learn about coral reefs. आज के इस वीडियो में हम लोग कोरल रीफ्स के बारे में क्या-क्या चीजें कवर करेंगे, सबसे पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोरल्स होती क्या है, राइट? What are the coral reefs? And then we'll see what are the conditions for the growth of coral reefs. ये कोरल रीफ्स आपको वर्ल्ड में हर जगह पे नहीं मिलती हैं। There are specific locations जहाँ पे आपको कोरल रीफ्स तो कुछ आइडियल कंडीशंस होती हैं जहां पर ये ग्रो होती हैं तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे एंड देन विल सी व्हाट आर द हर्मिटैपिक कोरल्स एंड एहर्मिटैपिक कोरल्स टाइप्स ऑफ कोरल्स जिसमें हम लोग फ्रिंजिंग रीफ बैरियर रीफ और अटोल्स के बारे में पढ़ेंगे आफ्टर दैट विल सी व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग एंड देन विल सी द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ्स with the help of a map and after that at the end we'll cover what are the theories of origin of coral reefs or atolls उसकी theories जो है वो हम लोग लास्ट में कवर करेंगे तो with this we'll cover this entire topic तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर without wasting time this is a brief introduction of mine those who wanted to know about my education qualification they can have coral reefs देखो corals क्या होते हैं corals देखो सी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट सिंपल सी बात है सी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं और इनका जो आउटर शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना हुआ होता है दे आर द लाइन सीक्रेटिंग सी ऑर्गेनिजम्स जो कि सिम्बायोसिस के अंदर रहते हैं जो कि एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं जूजेंथली जो कि एल्गी है उसके साथ में अब देखो आपको यहाँ पे जो ये फर्स्ट इमेज दिखाई दे रही है ये है कोरल पॉलियस दीज आर द कोरल पॉलियस जो कि आपको व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं थोड़े ट्रांसपेरेंट से दिख रहे हैं इसका जो ये आउटर शेल है ना ये जो आउटर शेल है ये बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं इसे बोला जाता है कोरल पॉलियस इन्हें कोरल पॉलियस बोला जाता है अब इनके अंदर सिम्बायोसिस के अंदर जब एल्गी इनके साथ में रहती है तो अब ये देखो नीचे जो ये कलर है ना ये ब्यूटीफुल कलर्स जो हैं ये यही कोरल रीफ्स हैं उसके अंदर सिर्फ एल्गी है तो उस वजह से इसको डिफरेंट कलर्स मिले हुए हैं राइट तो ये जो ब्यूटीफुल कलर्स हैं ये एल्गी की वजह से है उस एल्गी का नाम आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा जूजेंथली बोला जाता है तो ये सिम्बायोसिस में रहते हैं क्यों रहते हैं अब देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है सिम्बायोटिक रिलेशन जहां पे दोनों को फायदा हो अब कोरल्स जो है वो देखो एल्गी है वो प्रोवाइड करा रही है फूड क्योंकि एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू मतलब फूड प्रोसेस करती है और उससे वो 60% फूड जो है मतलब जो कोरल पॉलियस का 60% फूड है वो उनको एल्गी से जूजेंथली से मिलता है बदले में कोरल पॉलिप्स क्या दे रही है एल्गी को वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है राइट तो इस तरीके से ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर कोरल रीफ्स जो है वो होती हैं जिस जहाँ पे कोरल पॉलिप्स और जो एल्गी है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं जहाँ पे दोनों को बेनिफिट होता है ठीक है तो यही हमने देखा कोरल्स जो है लाइन सीक्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मतलब किसके साथ में रहते हैं जूजेंथली एल्गी के साथ में इनको ये कोरल पॉलियप्स हैं ये हमने देख लिया कोरल पॉलियप्स हैं इनको बायोहर्म भी कहा जाता है ध्यान रखना इस टर्म को बायोहर्म या ऑर्गेनिक माउंट भी कहा जाता है पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम के अंदर तो ये चीज आप ध्यान रखिए ठीक है कोरल रीफ्स जो है उसके बारे में हम कुछ चीजें देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जैसे कि कोरल रीफ्स जो है वो सिर्फ ट्रॉपिकल ओशियंस के अंदर आपको देखने को मिलती है जो कॉलोनीज वाली कोरल्स होती हैं जो कि ग्रुप बिल्डिंग कोरल्स होती हैं वो आपको ट्रॉपिकल ओशियंस के अंदर जनरली देखने को मिलती है मतलब ओनली ट्रॉपिकल ओशियंस के अंदर देखने को मिलती है बट देयर आर सर्टेन कोरल्स जो कि आपको नॉर्मल दूसरे रीजंस में देखने को मिलती है वो हम आगे कवर करेंगे तो दे थ्राइव इन ट्रॉपिकल ओशियंस अब एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड है थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा 25 डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन है कई बुक्स के अंदर 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड भी है तो दोनों ही करेक्ट है राइट तो मतलब कुल मिलाकर के ट्रॉपिकल रीजन के अंदर मिलती है Nearly all of the reef building corals are found in 21 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म के अंदर आपको ये मिलती है आइसोथर्म क्या होती है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं isotherms are the lines with joining the places where the same temperature occurs right तो जो सेम मतलब जो प्लेसेस हैं जहाँ पे सेम टेम्परेचर है जब अगर आप उसकी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो सो दैट इज कॉल्ड एज आइसोथर्म तो 21 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म जो है उसी के अंदर ही आपको कोरल बिल्डिंग जो रीफ बिल्डिंग कोरल्स हैं वो आपको मिलती है अगर टेम्परेचर जो है
वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, यानी कि अगर कोल्डर वाटर्स हैं तो वहां पे कोरल की डेथ हो जाती है, यानी कि कोरल्स वहां पे नहीं मिलते हैं। इन्हें रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है सी का, ये भी ध्यान रखिएगा कि सी का रेन फॉरेस्ट किसे बोला जाता है, तो कोरल रीफ्स को बोला जाता है। दे कैन लिव ओनली इन सलाइन वाटर, सलाइन वाटर चाहिए होता है, फ्रेश वाटर में ये नहीं रहती हैं। और दे कांट लिव इन द वाटर डीपर देन 75 मीटर। हम देख चुके हैं कि जो कोरल्स हैं वो एल्गी के साथ में सिम्बायोसिस में रहती है ना। तो एल्गी जो है वो कैसे अपना फूड प्रोसेस करेगी, कैसे अपना फूड बनाएगी, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम जानते हैं कि ओशियन जो है उसमें जो फोटिक जोन है वो 200 मीटर तक होता है, राइट। 200 मीटर तक होता है, उसमें जो अपर लेयर्स है यानी कि 75 मीटर तक ही, 200 मीटर तक सनलाइट तो पेनिट्रेट कर जाती है। बट कोरल्स जो है वो आपको 75 मीटर या 85 या 80 मीटर्स तक की ही जो डेप्थ है वहां पे मिलती है। क्यों, उसका क्या कारण है? उसका एक और कारण है कि जो ऑक्सीजन होती है वो कोरल रीफ्स के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। और जैसे जैसे आप ओशन के अंदर नीचे जाते हैं, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हैं ओशन डेप्थ में, वैसे वैसे ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए 80 मीटर से नीचे आपको जनरली कोरल्स मिलते ही नहीं है, राइट। Hermitatic corals are most common builders and they are confined in the tropical belts. Hermitatic corals क्या होती हैं, हम आने वाली आगे जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर इसे पढ़ेंगे। अब देखते हैं कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स की ग्रोथ की कुछ कंडीशंस हैं सर्टेन की, अगर ऐसी कंडीशंस होंगी वहीं पर ही कोरल्स बनेगी। जैसे कि सबसे पहले तो टेम्परेचर ऑफ सी वाटर, कि सी वाटर का जो टेम्परेचर है वो ना तो बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए ना ही बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, यानी कि बिटवीन 18 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट ईयर। मतलब जो मीन मंथली टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, 18 से कम भी नहीं होना चाहिए और 30 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। तो वहां पे कोरल रीफ्स जो है वो फॉर्म होती है। डेप्थ ऑफ वाटर, जैसा कि हम देख चुके हैं कि इनको सनलाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो कोरल्स जो है वो जनरली आपको 75 मीटर टू 80 मीटर की डेप्थ तक मिलती है। टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज अनदर कंडीशन। टर्बिडिटी ऑफ वाटर, टर्बिडिटी क्या होता है कि जब पानी होता है उसके अंदर बहुत सारी सैंड या सस्पेंडेड मटेरियल्स जो होते हैं जब वो घुल जाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई देता, मतलब देता, वो क्लीन नहीं होता, उसके अंदर काफी सारे सैंड पार्टिकल्स वगैरह घुले हुए होते हैं, तो एकदम बिल्कुल आपको उस तरीके का नहीं दिखाई देता, ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई देता, राइट। तो ओपैक होता है, आप ये चीज कह सकते हैं। तो इट रिक्वायर्स क्लीन सेडिमेंट फ्री वाटर नॉट फाउंड एट द रिवर माउथ। तो टर्बिडिटी, जो टर्बिड वाटर होता है जिसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड मटेरियल होता है, वहां उस टाइप के वाटर्स में आपको कोरल नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये जो सस्पेंडेड मटेरियल है, ये जो सैंड वगैरह है, ये कोरल्स का जो माउथ है ना वहां पर जाकर के ये फिक्स हो जाएगा, मतलब वहां पर वो जाकर के फंस जाएगी सैंड वगैरह। तो इस वजह से ये फिल्टर फीडिंग मेथड के थ्रू अपना प्रे नहीं पकड़ पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई जो कोरल्स हैं उनका 60% फूड जो है, फूड सप्लाई जो है वो तो एल्गी से आती है, जूथैंथली से। बाकी का 40% कहाँ से आता है? बाकी का 40% का जो फूड सप्लाई होता है वो उनको जू प्लैंक्टॉन्स जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये उनको मतलब वो इनका प्रे होते हैं, उनको कैच करके मतलब अपना फूड बनाते हैं, वो अपना फूड लेते हैं, राइट। तो 40% फूड इनके खुद के द्वारा आता है कि अपने जो प्रे वगैरह है उसको कैच करते हैं। तो अगर इस तरीके का टर्बिड वाटर होगा, इस तरीके का मतलब जो वाटर होगा जो कि बिल्कुल क्लीन नहीं होगा, तो इन जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो इनके माउथ के अंदर जाकर के फंस जाएंगे। इसलिए कभी भी कोरल्स जो होती हैं वो आपको रिवर के माउथ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि रिवर जब आ रही है तो अपने साथ में बहुत सारा सेडिमेंट लेकर के आती है ना। तो इसलिए रिवर का जो माउथ है, जहाँ पे रिवर आकर के गिर रही है, ओशन में जहाँ पे आकर के मिल रही है, वहां पर आपको जो मतलब कोरल रीफ्स है वो नहीं मिलती। देन कम फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो होता है वो भी इंजरियस होता है इसके लिए, कोरल रीफ्स के लिए। कोरल रीफ्स आपको फ्रेश वाटर के अंदर नहीं मिलती है। सैलिनिटी, कोरल रीफ्स जो होती हैं वो सलाइन वाटर में मिलती हैं, और सैलिनिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसे 40-45 ऐसी नहीं होनी चाहिए सैलिनिटी, सैलिनिटी बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। मतलब सलाइन वाटर के अंदर मिलती है, बट सैलिनिटी भी एक ऑप्टिमम, उसकी भी कंडीशन है, जैसे कि 27 पार्ट्स पर 1000 टू 30 पार्ट्स पर 1000 तक सैलिनिटी जो है, अगर इस तरीके की सैलिनिटी होगी, इतने अमाउंट ऑफ सैलिनिटी होगी 27 पार्ट्स पर 1000 टू 30 पार्ट्स पर 1000, तो वहां पे कोरल्स जो है वो बनती हैं। देन ओशन करंट्स एंड वेव्स। देखो ओशन करंट्स एंड वेव्स जो होते हैं वो कोरल रीफ्स की ग्रोथ के लिए फेवरेबल होते हैं।
ये जो सी वेव्स जब दूर से आएंगी तो वो अपने साथ में फूड लेकर के आती है, अपने साथ में खाना लेके आएंगी इनके, है ना। तो फूड लेकर के आएगी, तो इस वजह से ये सी वेव्स जो होती हैं वो, या ओशन करंट्स होते हैं, वो फेवरेबली वर्क करते हैं कोरल रीफ्स के लिए। देन कम टू सबमराइन फाउंडेशंस, नॉट submarine foundation not be more than 300 feet below sea level, right? जो submarine foundation है, submarine foundation is basically what, कि जो corals हैं उनको बनने के लिए, मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, एक रॉक का सॉलिड प्लेटफॉर्म, एक कोई रॉक का एक बेस चाहिए होता है जिसके ऊपर वो फॉर्म हो सके, राइट। एक फर्म ग्राउंड चाहिए होता है, एक बेस चाहिए होता है कोरल रीफ्स को बनने के लिए। तो इसलिए कोरल रीफ्स जो है वो 300 फीट जो है, जो बिलो सी लेवल, उसके नीचे नहीं बनती है। मतलब जो सी लेवल है उसके 300 मीटर, सॉरी 300 मीटर नहीं, सॉरी 300 फीट तक ही कोरल रीफ फॉर्म होती है। और जैसे ही, मतलब अगर सपोज कोई यहाँ पे एक रॉक का बेस है, वहां पे कोरल बननी शुरू हुई, धीरे धीरे वो इस 300 फीट से ऊपर आते आते तक सी लेवल तक पहुंच जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नाउ कैटेगरीज ऑफ कोरल। अब हम कोरल की कैटेगरीज देखते हैं। हर्मिटैपिक कोरल्स होती है, ए हर्मिटैपिक। देखो दो टाइप की कोरल्स होती हैं, हर्मिटैपिक और ए हर्मिटैपिक। हर्मिटैपिक वो कोरल्स होती हैं जो कि ग्रुप के अंदर रहती हैं, जो कि कॉलोनीज बनाती हैं। और जनरली जो ट्रॉपिकल वाटर्स के अंदर जो आपको मतलब कोरल्स देखने को मिलती हैं, वो हर्मिटैपिक यानी कि कॉलोनीज बिल्डर कोरल्स होती हैं, राइट। ये इन्हें कोलोनाइजर कोरल्स कोरल्स भी कहा जाता है। कोलोनाइजर कोरल्स बोला जाता है, दे लिव्स इन ग्रुप्स एंड बिल्ड कॉलोनीज। ट्रॉपिकल एरियाज में जनरली आपको देखने को मिलती है। हर्मिटैपिक कोरल्स आपको ट्रॉपिकल वेस्टर्न पैसिफिक और इंडियन ओशियन के अंदर देखने को मिलती है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है हर्मिटैपिक कोरल जूजेंथेली के साथ में, जिसके बारे में अभी हमने सब चीजें देखी। और मोस्टली जो कोरल्स है वो आपको यही कोरल्स मिलती है। ये हर्मिटैपिक कोरल्स क्या होती हैं? ये आइसोलेटेड कोरल्स, मतलब ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। ये ऐसा कोई कन्फाइन नहीं है कि ये एक, मतलब कहते हैं ना कि सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलेंगी, ये आपको टेम्परेट रीजन के अंदर भी मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वार्म वाटर्स में ही मिलेंगी, आपको कोल्ड वाटर्स में भी मिल जाएंगी। सो दे आर द आइसोलेटेड कोरल्स, और ये कॉलोनीज नहीं बनाती। ठीक है, ये आपको अक्रॉस द ग्लोब कहीं पे भी मिल सकती है। दे डू नॉट लिव इन ग्रुप्स, rather they live in isolation, and they do not build colonies, not confined to a particular locations and found throughout the world। ये शैलो से डीप वाटर में भी मिल जाती हैं और वार्म टू कोल्ड वाटर में भी मिल जाती है। ठीक है, तो कोरल्स को लेकर के अगर कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आता है तो आप देख सकते हैं कि ये हर्मिटाइपिक कोरल्स है वो डीप वाटर में भी मिल जाती है। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट जहां पर भी आए आप उसे काउंटर कर सकते हैं। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। अब हम कोरल रीफ्स के टाइप्स देखते हैं। फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है? सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हम सीधा चलते हैं। ये देखो, दिस वन इज फ्रिंजिंग रीफ। अब ये जो फ्रिंजिंग रीफ है, या फिर आपको इस डायग्राम में, इस मैप में जो आपको दिख रही है इमेज में फ्रिंजिंग रीफ, ये जैसे आइलैंड है ना, कोई कॉन्टिनेंटल आइलैंड हो गया, आइलैंड है, तो अब ये जैसे आइलैंड है तो इसके आपको कोस्ट के अराउंड लगी हुई इस तरीके से रीफ्स मिलती है। ये कोस्ट से अटैच होती हैं, बट कई बार इनके बीच में कोस्ट हो गया, और जो, मतलब जो कॉन्टिनेंटल कोस्ट है वो, और जो फ्रिंजिंग रीफ्स है उनके बीच में कई बार एक नैरो सा चैनल भी होता है, कई बार बीच में स्पेस भी होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, नैरो सा चैनल भी होता है। तो इसे बोट चैनल कहा जाता है। ये फ्रिंजिंग रीफ्स होती है, पैचेस के अंदर जनरली आपको इस तरीके से यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है वहां पर मिलती है। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन के अलोंग ये डेवलप होती हैं, मतलब जो आइलैंड्स के अलोंग जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है वहां पे डेवलप होती है ये। यूजुअली अटैच टू कोरल लैंड्स, बट समटाइम देयर इज अ गैप बिटवीन देम एंड लैंड। कई बार एक गैप होता है, इस गैप को, यहाँ पे ही लगून फॉर्म होता है फ्रिंजिंग रीफ और लैंड के बीच में, इस लगून को बोला जाता है बोट चैनल। सो डू रिमेम्बर बोट चैनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। कई बार पूछा जाता है कि बोट चैनल जो है वो कौन सी रीफ से एसोसिएट। रीफ्स जो हैं ये लॉन्ग और नैरो होती हैं विड्थ, और इस टाइप की रीफ्स आपको सको आइलैंड, साउदर्न फ्लोरिडा और सोसाइटी आइलैंड के अंदर देखने को मिलती है। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर रीफ। ये बहुत बड़ी, एक्सटेंसिव और लार्जेस्ट रीफ। बैरियर रीफ का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में कौन सी इमेज आती है? द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ द, जो ऑस्ट्रेलिया है उसके ईस्ट कोस्ट जो है उसके पास में आपको देखने को मिलती है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। हम यहाँ पे इस मैप में देखें, ये है ग्रेट बैरियर रीफ, राइट, ग्रेट बैरियर रीफ।
ये आपको ये क्वींसलैंड है उसके पास में, ये कौन सा कोस्ट हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट कोस्ट हो गया। सो क्वींसलैंड ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहां पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलता है। बहुत एक्सटेंसिव सिस्टम है ये कोरल्स का, लगभग 2000 किलोमीटर तक ये फैली हुई हैं, लगभग 150 किलोमीटर की इनकी विड्थ है, सो दे आर वेरी एक्सटेंसिव, राइट। तो ये कोरल्स आपको यहाँ मिलती है, ये है बैरियर रीफ, यहाँ पे दिखा रखा है, दिस वन इज बैरियर रीफ, ये है बैरियर, बिल्कुल ऐसे पैरेलल है। तो लार्जेस्ट कोरल रीफ्स हैं ऑफ द कोस्टल प्लेटफॉर्म्स बट पैरेलल टू देम, बिल्कुल कोस्ट है उसके बिल्कुल पैरेलल आपको ये देखने को मिलती है। They are the largest and most extensive, highest and widest reef of all types of coral. सबसे ज्यादा अगर आपसे बड़ा कोई कोरल सिस्टम पूछा जाए तो वो बैरियर रीफ, डू रिमेम्बर इट। और अगर पूछा जाए कि कौन सी रीफ जो है जो कि पैरेलल होती है कोस्टल प्लेटफॉर्म्स के, सो दे आर द बैरियर रीफ। इनका एवरेज स्लोप जो है वो 45 डिग्री होता है, और ये बहुत एक्सटेंसिव, मतलब यहाँ पे भी एक शैलो लगून बनता है कोस्टल लैंड और बैरियर रीफ के बीच में, बट ये लगून काफी शैलो होता है। अगर हम ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें, ग्रेट बैरियर रीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर के जनरली पूछा जाता है कि ये कौन से ऑस्ट्रेलिया के कौन से कोस्ट पे है, तो डू रिमेम्बर नॉर्थ ईस्ट जो कोस्ट है, क्वींसलैंड जहाँ पे पड़ता है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया के उधर की तरफ ये पाई जाती है, तो ये आपको मिलती है। और इसकी लेंथ जो है, कई बार लेंथ पूछी गई है एग्जाम के अंदर, तो 1200 माइल्स या फिर आप 200 किलोमीटर्स बोल दो, लगभग उतना, एंड 150 किलोमीटर वाइड होती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट बैरियर। नाउ कम टू अटोल्स। अटोल्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पे जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, जैसे कोई एक वॉल्केनिक आइलैंड है, राइट, दिस इज अ वॉल्केनिक आइलैंड, वॉल्केनो इरप्ट हुआ। अब उसके बाद में क्या हुआ कि अब वहां से, मतलब अब वो एक वॉल्केनिक पीस ऑफ एक आइलैंड बच गया है। अब उसके साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये कोरल्स का डिपॉजिट होना शुरू हो रहा है, यहाँ पर फ्रिंजिंग रीफ पहले डिपॉजिट होनी शुरू होगी। धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो वॉल्केनिक आइलैंड है, ये सबसाइड करना शुरू कर देगा, ये नीचे की तरफ धंसता जाएगा, है ना। इरोजन प्रोसेस और बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से नीचे से ये सबसाइड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे सबसाइड करना शुरू कर जाएगा। जैसे जैसे सबसाइड करेगा, फिर क्या होगा कि बीच में यहाँ पे ये देखो, अब आपको ये दिख रहा है कि ये आइलैंड तो बिल्कुल अंदर रह गया है, और ये इस तरीके से ये पूरा एक रिंग सी बची हुई रह गई है, जो कि इसके चारों ओर बना था, तो इसलिए एक रिंग से ये पूरा मतलब एक मैसिव कोरल्स का सिस्टम बन चुका है, तो इसे बोला जाता है अटोल। अटोल्स क्या होते हैं, एक दे आर द रिंग ऑफ अ नैरो ग्रोइंग कोरल्स ऑफ हॉर्सशू शेप, दे आर द रिंग ऑफ नैरो ग्रोइंग कोरल्स ऑफ हॉर्सशू शेप एंड क्राउन विद द पाम ट्रीज। ये देखो यहाँ पर, ये हो गया अटोल्स, ये हमने बैरियर रीफ देखी थी, एंड देन दिस इज द अटोल्स। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नीचे ये जो आइलैंड है वो नीचे आ गया, अब ये इसके चारों तरफ एक सर्कुलर शेप के अंदर इस तरीके से, और यहाँ पे इसके ऊपर पाम ट्रीज भी लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक और इसकी इमेज है जिससे आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दीज आर द अटोल्स, ये अटोल है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि बीच में पहले यहाँ पे कभी कोई आइलैंड हुआ करता था, अब वो नीचे चला गया, तो सिर्फ आपको ये कोरल्स की एक रिंग सी आपको दिखाई दे रही है, तो दिस इज अटोल। ये आपकी फ्रिंजिंग रीफ हो गई, एंड दिस इज द बैरियर रीफ, राइट। और छोटे छोटे पैचेस के रूप में होता है, तो देयर इज अ पैच रीफ ऑल्सो, खैर वो बहुत डेप्थ में चला जाएगा, यहाँ तक हमारे काम का है। जनरली फाउंड अराउंड एन आइलैंड, एक आइलैंड के अराउंड ही फॉर्म होती है, और मिडल ऑफ द कोरल लगून जो होता है इन द मिडल ऑफ द कोरल रिंग, अब इसके मिडल में लगून होगा। जनरली हमने जो बाकी दो रीफ्स देखी थी उसमें क्या था, लगून जो था वो कोस्टल जो आइलैंड है वो, और जो आपकी जो बैरियर रीफ है या फिर जो फ्रिंज रीफ है उसके बीच में एक लगून बन रहा था। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल मिडल के अंदर लगून बना हुआ है, उसके साइड में कोरल की रिंग बनी हुई। ये जो लगून है इसकी डेप्थ 240 टू 420 मीटर्स होती है। अब इस अटोल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ट्रू अटोल हो गया, आइलैंड अटोल, और कोरल अटोल, कोरल आइलैंड्स करके अटोल होते हैं। पुनाफाती अटोल जो है एलिस आइलैंड का, ये काफी फेमस है। इसके अलावा अटोल्स आपको एंटली सी में देखने को मिलते हैं, रेड सी में देखने को मिलते हैं, चाइना सी, ऑस्ट्रेलियन सी एंड इंडोनेशियन सी के अंदर अटोल्स देखने को मिलते हैं। नाउ कम टू कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? देखो, कोरल्स हमने देखा कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, कोरल पॉलियप्स जो है एल्गी के साथ में। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन ग्रीन से डॉट, ये एल्गी, जब इसके अंदर ये कोरल पॉलियप्स है और इसके अराउंड ये एल्गी है, ठीक है ना। इसका जो आउटर स्केलेटन है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसी के अंदर ही ये एल्गी जो है जाकर के रहती है। तो अब यहाँ पे जब तक इसके अंदर ये एल्गी है,
ये एक हेल्दी कोरल सिस्टम है। तब आपको यहाँ पे कलर दिख रहा है इसका, ये इस तरीके से कलर है। धीरे धीरे अब बिकॉज ऑफ द ओशियन, जो मतलब कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अगर ओशन वाटर जो है वो वार्म ज्यादा होने लग जाए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से, जितना कि कोरल को रिक्वायर्ड होता है ना, या फिर सैलिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए, तो धीरे धीरे कोरल्स क्या हो जाती हैं, वो मतलब जो कोरल्स हैं, जो कोरल पॉलियप्स हैं, उनमें से जो एल्गी है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके अंदर स्ट्रेस्ड कोरल है, तो इसमें काफी सारे एल्गी यहाँ पे जो डॉट डॉट्स में बाहर निकले हुए निकल गए हैं, तो इसका कलर जो है वो यहाँ पे लाइट कलर का हो गया है। अब उसके बाद में ब्लीच कोरल क्या होती है, जब बिल्कुल कोरल पॉलियप्स जो है उससे जो एल्गी है वो अपना सिम्बायोटिक रिलेशन खत्म कर लेते हैं, एल्गी बिल्कुल हट जाते हैं उसमें से और बिल्कुल खत्म कर लेते हैं, तो ये व्हाइट कलर का आपको, स्नो व्हाइट से कलर की आपको ये कोरल पॉलियप्स दिखाई देने लग जाते हैं, जिसे बोला जाता है कोरल ब्लीचिंग। अब ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको व्हाइट कलर की, कहाँ कहाँ हमने पहले वाली जो इमेज देखी थी जिसमें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कलर्स थे, वो कलर्स सारे एल्गी की वजह से थे। विदाउट कलर्स ये इस तरीके से दिखाई देती है, तो ये इसे कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। ब्लीचिंग में ध्यान रखना कि कोरल्स जो है वो मरते नहीं है, राइट। ब्लीचिंग का मतलब ये नहीं है कि कोरल की डेथ हो गई है या कोरल डाई आउट हो गए हैं, बिकॉज हमने देखा था कि कोरल्स का 40% फूड तो वो खुद ही मतलब कि बनाते हैं ना, मतलब खुद ही पकड़ते हैं अपने प्रे, जो जू प्लैंक्टन्स वगैरह से हैं। बट अगर कोरल ब्लीचिंग बहुत लंबे समय तक रहती है, अगर प्रोलॉन्ग कोरल ब्लीचिंग होती है, तब फिर बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन, क्योंकि फूड की कमी होने की वजह से, क्योंकि 60% इनका फूड एल्गी से आ रहा था, राइट, तो उसकी कमी होने की वजह से ये मर जाते हैं, इवेंचुअली मरते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोरल ब्लीचिंग हुई और कोरल्स की डेथ हो गई, ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो ये देखो, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, कोरल ब्लीचिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर लॉस ऑफ डिफरेंट कलर्स फ्रॉम कोरल ऑर्गेनिजम्स टर्न देम इनटू व्हाइट। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो ये चीज हमने देखी, दैट इट इज अ प्रोसेस व्हिच कॉज लॉस ऑफ डिफरेंट कलर्स, जिसमें से डिफरेंट कलर्स का लॉस होना शुरू हो गया कोरल ऑर्गेनिजम्स में, और वो बिल्कुल व्हाइट कलर के हो गए, तो उसे हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। द ब्लीच्ड कोरल ऑर्गेनिज्म लूज देयर फूड सप्लाईज ड्यू टू रिमूवल ऑफ देयर सिम्बायोटिक पार्टनर जूजेंथली एल्गी। ये हमने बात की कि उनकी फूड सप्लाई जो है उसका उनको लॉस होना शुरू हो जाता है फ्रॉम देयर बॉडीज, एंड अल्टीमेटली दे डाई ऑफ स्टारवेशन। ये स्टारवेशन की वजह से, यानी कि भूख की वजह से, ये इनको प्रॉपर फूड सप्लाई नहीं मिल पाती, उस वजह से ये मर जाती हैं। तो ये बेसिकली एक डिजीज है कोरल, राइट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टाइम कोरल ब्लीचिंग को आइडेंटिफाई किया गया था पैसिफिक ओशन में 1983 के अंदर। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग के कॉजेज क्या होते हैं। देखो, ग्लोबल वार्मिंग जो है जिसके बारे में हमने बात की, वो सबसे बड़ा कारण है कोरल ब्लीचिंग का। ग्लोबल वार्मिंग इज अ बिग रीजन ऑफ कोरल ब्लीचिंग। देन उसके बाद में अल नीनो, साउदर्न ऑसिलेशन, क्योंकि अल नीनो हमने देखा था दैट इज अ वार्म करंट, है ना। तो हमने वार्म, जो वार्म करंट है वो चीज होता है, तो उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग का एक कारण है। दैट इज ऑल्सो कुछ डिजीज आउटब्रेक हो जाती है, जैसे कि ब्लैक बन डिजीज हो गई, येलो बैंड डिजीज हो गई, व्हाइट पॉक्स, पैची नेक्रोसिस, तो इस तरीके की कुछ डिजीज की वजह से भी कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। कुछ लोकल फैक्टर्स भी होते हैं। लोकल फैक्टर्स क्या, जैसे पोल्यूशन हो गया, अब कोई इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंस है उसकी वजह से, ऑयल्स वगैरह जो होते हैं ना, कई बार टैंकर्स वगैरह में से ऑयल स्पिलेज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कोरल्स जो है वो मतलब कोरल्स जो होते हैं, जो उसमें से एल्गी होते हैं, वो कोरल्स को छोड़ देते हैं, यानी कि ब्लीचिंग हो जाती है। अर्बन सीवेज की वजह से, ऑयल स्लिक्स हमने देख ली, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस की वजह से, और कोरल माइनिंग की वजह से भी कोरल ब्लीचिंग होती है। कोरल माइनिंग यानी कि कोरल्स को निकालना, ठीक है ना, उनको हम कई बार होता है ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, उन सब चीजों के लिए फिर उसको सेल किया जाता है, तो वो भी होता है। और उसके अलावा भी कोरल माइनिंग आजकल और भी बहुत चीजों के लिए होती है, फार्मास्यूटिकल यूजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें, राइट। और डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस जो है उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। नाउ कम टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ्स। देखो, 55% वर्ल्ड की जो कोरल्स हैं वो आपको पैसिफिक ओशन, जबकि 30% कोरल रीफ्स जो है वो आपको इंडियन ओशन में मिलती है, तो विच मीन्स पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन जो है वहां पर ही मेनली आपको कोरल रीफ्स मिलती है। अब ये रेड डॉट से जो बता रखा है वो सारा एरिया जो है वो, इसके अंदर जो रेड डॉट से बता रखा है वो सारा एरिया कोरल्स का है, तो यानी कि एक तो ये यहाँ पे आपको कोरल्स मिल गई, ठीक है, ट्रॉपिकल ओशन तो इधर ही मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन आ जाता है जहाँ पे आपको कोरल्स मिलती है, राइट। उसके अलावा कुछ कोरल्स हमने क्योंकि बात की थी कि कुछ आइसोलेटेड कोरल्स भी होती हैं,
ए हर्मेटाइपिक कोरल्स जो कि आपको यहाँ पे जो आपको हायर लैटिट्यूड्स में भी रेड सी वगैरह के अंदर जो बहुत मतलब सलाइन वाटर है वहां पे भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे भी आपको कोरल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये मेडागास्कर के पास में यहाँ पे भी कोरल्स कोरल्स इनफैक्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, वहां पे आपको बहुत सारे अटोल्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा और नीचे आओ तो जो ये मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, यहाँ पे भी आपको कोरल्स, क्योंकि ये मतलब ये जो डेस्टिनेशंस हैं वो ट्रेवल डेस्टिनेशन हैं, वो मतलब उसके लिए यूज किए जाते हैं, तो रिक्रिएशन वगैरह। और इन सब जगहों पर मतलब जो टूरिज्म है वो इंडस्ट्री डेवलप होती है, और वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं कोरल्स ये। और उसके अलावा भी बहुत, देखो, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स एंड अटोल्स। थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, आपसे नाम पूछा जाता है कौन सी थ्योरीज हैं और ये कब बेसिकली आई थी और किसने दी। तो सबसाइडेंस थ्योरी जो है कोरल्स की, सबसाइडेंस थ्योरी ऑफ कोरल्स डार्विन ने दी थी 1837 में, और फिर उसके बाद में उसको मॉडिफाई किया गया था 1842 में। तो कई जगह पे अगर 1837 लिखा हुआ है वो भी सही है, और 1842 लिखा हुआ है तो वो भी सही है ना। सबसाइडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन वाज गिवन बाय सॉरी, सबसाइडेंस थ्योरी जो है कोरल रीफ्स की, दैट वाज गिवन बाय डार्विन इन 1837। उसके अलावा एक आती है स्टैंड स्टिल थ्योरी, एंटीसीडेंट प्लेटफॉर्म थ्योरी भी बोलते हैं, जो कि रेन और मोरे ने दी थी 1880 के अंदर। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी वाज गिवन बाय दिल्ली इन 1915। 1915 में ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी दिल्ली ने दी थी। डेविस जो है उसने रिवाइज की थी सबसाइडेंस थ्योरी को, जो कि डार्विन ने दी थी, उसी थ्योरी को ही रिवाइज किया था डेविस ने 1914 टू 18 के अंदर, मतलब 1914 से 18 के बीच। तो ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा नाम और प्रोपाउंडर, आपको एटलीस्ट ये तो याद होना ही चाहिए कि सबसाइडेंस थ्योरी जो है वो डार्विन ने दी थी, और जो स्टैंड स्टिल थ्योरी हो गया, या फिर आपका जो एंटीसीडेंट प्लेटफॉर्म थ्योरी है वो रेन एंड मोरे ने दी थी, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी दिल्ली ने दी थी, एंड जो रिवाइज मतलब की थ्योरी है सबसाइडेंस थ्योरी का जो रिवाइज्ड फॉर्म है वो डेविस ने दिया था। ठीक है, डन है यहाँ तक। So this is all about our video lecture. I hope you have learned something new from this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से मैक्सिमम शेयर कीजिए, जहाँ पे आपको लगता है कि अगर वो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर काम आ सकता है ये टॉपिक उनके लिए, देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एक चीज और, ये टॉपिक मैंने जिन बुक से कराया है उनका नाम मैंने मेंशन कर दिया है, ओशिनोग्राफी बुक बाय प्रोफेसर सिंह, और जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक माजिद हुसैन, वहां से मैंने कवर किया है। जितने भी इसके अंदर डायग्राम्स या मैप्स वगैरह हैं वो सब इंटरनेट सोर्स लिए गए हैं। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं देन जुड़ जाइए, दिस इज एन वाइट लिंक। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ये कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर इंस्टाग्राम अकाउंट है जो मुक्ता अंडरस्कोर धीर है, एंड दिस इज माय फेसबुक पेज जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या फिर कोई और इंफॉर्मेशन है तो वो मैं इन प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।